हाय गाइस, पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं और मेरा भाई एक शेयर ड्रीम देख रहे हैं। एक ऐसा शेयर ड्रीम जो स्टार्ट हुआ था मेरे IIM जम्मू में एडमिशन मिलने के साथ। हमारा ये ड्रीम था कि राघव को कैट एग्जाम दिलवाना है उसके बीकॉम के 3rd ईयर में। उसमें हमें टारगेट करना है 99 परसेंटाइल एंड फाइनली हमें IIM अहमदाबाद टारगेट करना है। रिसेंटली जैसे आप लोग को पता है कैट एग्जाम का रिजल्ट आया है, कैट 2024 का। तो उसमें हमने अभी तक राघव की परसेंटाइल नहीं बताई है। आज इस वीडियो में हम उसकी परसेंटाइल रिवील करेंगे, बट उससे पहले उसकी कहानी जानेंगे कि क्या उसने प्रिपेयर किया एंड आखिरकार जो रिज़ल्ट आया, अच्छा आया, बुरा आया, जैसा भी आया, उसका रीज़न क्या था। पूरी एक स्टोरी सुनेंगे। रिवील हम वीडियो के बीच में कहीं लास्ट पे जाके करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कैट एस्पिरेंट को, राघव को। आजा भाई। हाय गाइस। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं पीछे से। तो इवन जब से भैया अपनी कैट प्रिपरेशन कर रहे थे तब हम वीडियोस देखते थे IIM की, एंड तभी से मुझे भी IIM लाइफ ने काफ़ी एक्साइट किया। एंड जब भैया को एक्चुअली एडमिशन मिल गई एंड हर मंथ कुछ नया होता था, इतनी मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में बताते थे, तो मुझे भी काफ़ी मज़ा आता था एंड मुझे लगता था यार यही करना है। क्योंकि भैया के एडमिशन से पहले हमें तो पता ही नहीं था कि IIM होता क्या है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। तो हमने शुरू से ही प्लान किया कि मुझे बीकॉम करनी है एंड साथ साथ लास्ट ईयर में प्रिपेयर करना है कैट का। देन दिस 2024 ईयर में जनवरी में मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, धीरे धीरे सिलेबस किया एंड हमने हर एक मंथ को प्लान किया कि इतना मंथ मुझे सिलेबस करना है, देन जो टॉपिक मेरा स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड प्रैक्टिस को कितना टाइम देना है एंड इन लास्ट मॉक्स अच्छे से देने हैं, उनको एनालाइज भी करना है। इवन दो लास्ट 2 मंथ्स में मैं इतने अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था एंड थोड़ा मन कम हो जाता है क्योंकि तुम सिलेबस कर चुके होते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो एंड सिर्फ मॉक्स ही दे रहा था उस टाइम पे, बट मैं ओनली सिर्फ आई थिंक 2-3 आवर्स ही पढ़ रहा था। मैं बताता हूँ इसका रीज़न भी यहाँ पे क्या आता है। क्योंकि ना सिलेबस अब इसने पूरा कर लिया था, अब इसको ना मार्क्स में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिख रही थी। कहता मार्क्स दे रहा हूँ बट कुछ बन नहीं रहा है, एक नया सिलेबस कर नहीं पा रहा हूँ, है ना, तो मार्क्स बनेंगे कैसे। मैंने इसको यही समझाया यार कि 80-90% कैट एस्पिरेंट यहीं भी आके गलती करते हैं। पूरी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं और लास्ट पे सोचते हैं यार कि नहीं हो रहा है, अब छोड़ देते हैं, लास्ट के 2 महीने आके छोड़ देते हैं। मैंने इसको भी ये समझाया तुमने जितना पढ़ा है ना इनफ है। तुम सब लोगों को ही मैं बोलता आया था जितना पढ़ा है इनफ है। अब तुम्हें मेन क्या करना है, अभी तुम्हें करनी है हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, नोट्स बनाने हैं और थर्ड देने हैं मॉक्स। मॉक्स अलग अलग टाइप्स के देने हैं, 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के दो, अच्छे से अपनी मॉक्स की प्रिपरेशन करो। तो फिर आगे बता, फिर लास्ट 2 महीने क्या हुआ। साथ साथ हाँ, अभी बीकॉम के पेपर भी इसके स्टार्ट हो गए। तो जैसे अभी 24 को था कैट एग्ज़ाम एंड मेरा 21 को था बीकॉम का एग्ज़ाम, इवन 16 को वो भी था, एनमेट भी था। तो मुझे सेंटर भी मेरा नोएडा में बना था। पहले यहाँ आया मैं, 16 को मैंने एनमेट का एग्ज़ाम दिया, वापस गया मैं फाजिल का। फिर मेरा 21 को एग्ज़ाम था, मैंने वो दिया एंड देन 24 को साथ के साथ कैट एग्ज़ाम था। लास्ट आई थिंक उन डेज़ में मैं कैट के इतना नहीं पढ़ पाया था, बट क्योंकि पहले प्रिपरेशन हो ही चुकी थी तो ज़्यादा आई थिंक डिफरेंस नहीं पड़ता उससे। बट मुझे मेन डर था कि क्योंकि मैं एग्ज़ाम में काफ़ी नर्वस हो जाता हूँ, तो मैंने से थोड़ा सा प्लान बना के रखा, अगर कैट एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगले साल देंगे, ड्रॉप लेना पड़ेगा, ये वो। तो मैंने सोचा राघव जो भी ओवर थिंकिंग है कैट एग्ज़ाम के बाद कर लेना, बाद भी तो टाइम है, अभी मत कर। तो कुछ भी थोड़ा था तो मैं उसको डाइवर्ट कर देता था कि कुछ और ओवर थिंक कर ले, कैट एग्ज़ाम के बारे में ओवर थिंक मत कर। तो आई थिंक थोड़ा वर्क करा वो। मैंने बिल्कुल भी आई थिंक ये सोचा ही नहीं कि कैट एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या करूँगा। एंड अब इनको ये बता यार, जब तू पेपर देने गया एग्जैक्ट कैट एग्जाम, ठीक है, क्या हुआ उस दिन D-Day वाले दिन, फाइनल क्या हुआ, पहले तो बताओ कितनी दूर हमारे घर से वो आया था। जो हमने सेंटर सोचा था, हमने सोचा था कि सेंटर हम एक्चुअली मेरी सिटी के पास कोई था ही नहीं, बट थोड़ी सी दूर हमने प्लान किया था, बट उससे अलग जगह ही आया सेंटर और आया भी स्लॉट 1। 300 किलोमीटर दूर। हाँ, 300 किलोमीटर दूर। तो मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ। हमने सिलेक्ट किया था, मान लो कि चंडीगढ़ बन जाए, हमने सिलेक्ट किया था लुधियाना सेंटर बन जाए, बट लुधियाना नहीं बना, ये बन गया LPU जो कि जलंधर से भी दूर है। तो फिर हम क्या हुआ, हमारा एक कज़न है जलंधर के पास, वहाँ पे रुका। देन क्योंकि स्लॉट 1 तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको वहाँ पे पहुँचना था, LPU पहुँचा। अब तो वहाँ बता अंदर जाके कैसे तेरे को फील हुआ। तो पहले तो थोड़ा जल्दी पहुंच गए क्योंकि मिस नहीं करना चाहते थे एंड पहले तो काफ़ी नर्वस हो रहा था मैं, ठंड भी बहुत थी, मैं श्योर बहुत करता हूँ एक्चुअली। उसके बाद क्लासरूम में गए एंड तब तक तो मैं काफ़ी नर्वस हो रहा था, बट जब तक टाइम स्टार्ट हुआ कैट एग्ज़ाम, आई थिंक जब स्टार्ट हो गया था टेस्ट, आई थिंक 1-2 मिनट तक ही मैं थोड़ा नर्वस था। उसके बाद आई थिंक मैं
काम डाउन हो गया था। मैंने फिर अच्छे से दिया मैंने सोचा था कि जो पहला सेक्शन आएगा उसको प्लान करूंगा अच्छे से, वही अटेम्प्ट करूंगा। VRC में कह रहे थे कि पैसेज लंबे आए हैं, बैकग्राउंड में जो वर्ड्स है वो थोड़ा इशू दे रहे हैं, पैरा जंबल्स जो थे वो नहीं आए थे। तो बट मुझे ये नोटिस ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने पैरा जंबल्स अटैम्प्ट ही नहीं करने थे। मुझे जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे मैंने सिर्फ उसी पे फोकस किया और किसी और चीज़ को मैंने नोटिस ही नहीं किया। इवन तो मेरे को जब बाहर आया बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब प्रॉब्लम्स थी जो कैट एग्ज़ाम में। मुझे तो अपने क्वेश्चंस पे ही फोकस करना था, तो अपनी स्ट्रेटजी पे चलता है, हाँ। है ना, जो स्ट्रेटजी बनाई उसी पे चलना है, चाहे पेपर जो मर्जी आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, इजी आ रहा है। VRC तरह ऐसे हो गया, हाँ, VRC तरह ऐसे हो गया। फिर LRDI मैंने देखा कि 4 क्वेश्चंस के 3 सेट आ रखे हैं और 5 क्वेश्चन के आ रखे थे 2 सेट। तो जब स्टार्ट हुआ स्ट्रेटजी फॉलो की थी यानी, हाँ, स्ट्रेटजी फॉलो की क्या उसमें जैसे एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉलो की। एंड LRDI भी मैंने एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉलो की, जो इजी सेट लगा उसको पिक किया एंड करता गया। बट मुझे बाकी सेक्शंस का तो इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, बट LRDI का रियलाइज़ हो गया था कि ये थोड़ा ईजी है तो मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट करना पड़ेगा। एंड मैंने किया भी, आई थिंक मैंने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड 3 क्वेश्चन जो थे मैंने वो थोड़े तुक्के लगाए थे, बट वो थे टीटा बेस्ड, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं थी। नाइस। एंड देन आता है क्वांट्स थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा था एंड बट स्टिल अपने तरफ से मैं अपना बेस्ट दिया था। जब रिस्पॉन्स शीट आई तब मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, आंसर सही निकाला था, मैंने मार्क गलत कर दिया। आई थिंक क्वांट्स में थोड़ा बेटर हो सकता था, बट बाकी 2 सेक्शंस आई थिंक मेरे बेस्ट गए हैं। आई थिंक एनीवेज कहानी अभी लंबी हो गई है, अभी डायरेक्ट आते हैं स्कोर्स पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वांट से। क्वांट्स में इसका स्केल्ड स्कोर था 18.46 एंड परसेंटाइल बनी है मेरी 91.97। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई, तेरे नॉर्मली क्वांट्स में कितने मार्क्स बनते थे? बन जाते थे आई थिंक 20 की लाइन में 24 तक बन जाते थे, 24। तो यहाँ पे अराउंड इसके 5-6 नंबर यहीं से कम आए। बट फिर आते हैं LRDI में इसका स्केल्ड स्कोर आया 38.47, जो कि ओरिजिनल स्कोर कितना था 42। स्केल डाउन होने के बाद 38.47 हुआ एंड यहाँ परसेंटाइल बने 99.16। एंड फाइनली वर्बल किसका स्केल्ड स्कोर आया 30.09, परसेंटाइल 95.23। एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। हाँ, इसके क्वांट्स में कम आए, है ना, जितने तूने सोचे थे। इसका एक्चुअली क्या हुआ, वर्बल और क्वांट्स चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। जितने वर्बल में आते थे उतने क्वांट में आ गए, जितने क्वांट में आते थे उतने वर्बल में आ गए। तो LRDI सेम रहा बट उसके स्केल डाउन हो गए। तो जो इसने मॉक्स में ओवरऑल एक्सपेक्ट किया था, हमने जो एक्सपेक्ट किया वो था, उतने परसेंटाइल तो नहीं बन पाए। इसका ओवरऑल स्केल स्कोर रहा 87.02 और ओवरऑल परसेंटाइल रही 98.29। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो या नहीं, आई होप आप देख पा रहे हो अभी। तो टारगेट तो रीच नहीं कर पाए हैं, बट अगर स्केल डाउन ना होता तो 99 डेफिनेटली पहुंच जाते हैं ना। जो ओवरऑल वैसे पहले स्कोर था वो था 91, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि 99 बन जाएंगे। सभी ने प्रिडिक्ट भी यही किया था कि 89-90 तक 99 परसेंटाइल बनेगी, बट स्केल डाउन हो गया तो थोड़ा कम है। एनीवेज बहुत अच्छे परसेंटाइल है, हम खुश हैं। एंड राघव नोएडा इसीलिए आया हुआ है क्योंकि अभी तो मेन जंग शुरू होनी है। कैट एग्ज़ाम के लिए तो साल था, अब है इसके पास सिर्फ 1 महीना, और इस 1 महीने में इसको इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी है, GDPI, वैट, इंटरव्यूज़, हर चीज़ की तैयारी करनी है। एंड ये तैयारी हमने प्लानिंग कैट एग्ज़ाम से भी ज़्यादा तगड़ी की है, इसको ये तो करवाना है क्योंकि अभी तक आज से कितने साल का हो गया तुम? 21 सालों में कभी इंग्लिश बोली ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा वर्क ही इसी पे ही करना है। हाँ, तो हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ करने वाले हैं, GDs के लिए करने वाले हैं, PI के लिए बहुत तगड़ी तैयारी इसकी करवाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता देते हैं क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है। हाँ, रिएक्शन के लिए रील डाल देते हैं यार, वो किस में डालेंगे अलग से? ठीक है, तो जो हमारा रिएक्शन तो उसकी एक रील भी है, उसको आप रील में देख लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अच्छा किया इसने भी, आप लोगों ने भी अच्छा किया। चाहे अभी कुछ भी हो, जितने भी आपके परसेंटाइल आई है, चाहे आपकी मैं बोलूँगा 50 भी आई है ना, मैं तो फिर भी बोलता हूँ GDPI की तैयारी करने के लिए। डोंट वरी, मैं कोई कोर्स वर्स नहीं कर बेच रहा हूँ, मैंने खुद का कोर्स वर्स नहीं बनाया कि मैं ऐसे कह रहा हूँ बेच लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे तुम तैयार हो जाते हो, चाहे तुम नेक्स्ट में जॉब की इंटरव्यूज़ देने हैं, नेक्स्ट साल कैट एग्जाम, काफ़ी पर्सनैलिटी में चेंज भी आता है, बहुत कुछ चेंज आने वाला है। और इसने ऑलरेडी क्लासेस जाना शुरू कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। एनीवेज फाइनली जो हमने सोचा था हो रहा है, लेट्स सी। थोड़ा हम अभी एज पे हैं कि अहमदाबाद की कॉल आएगी या नहीं, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड रॉक ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना दोनों के चैनल्स को। ऑल द बेस्ट।